हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आपके जो भी अपकमिंग यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी एग्जाम्स हैं, इनके लिए यूट्यूब चैनल पे लगातार आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो कि स्पेशल फैक्ट क्लास के नाम से पब्लिश हो रही हैं। ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं जीएस की क्लास, सामान्य हिंदी और उत्तराखंड जीके स्पेशल। उसके अलावा देखिए, यूट्यूब चैनल पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती हैं, तो इन टेस्ट सीरीज को और साथ ही जो स्पेशल फैक्ट क्लासेज आ रही हैं, इनको आप फॉलो कीजिएगा। इसका 100% बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज इसी क्रम में देखेंगे जनरल स्टडीज़ की स्पेशल फैक्ट क्लास 3, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास मैं इसको आज बोलूँगा। और ऐसी क्लास होगी, इसको समझना भी आपके लिए आवश्यक है, और दूसरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, आज हम इस क्लास में देखेंगे स्वतंत्र भारत के महत्वपूर्ण निर्णय। ठीक है, तो आपका देखिए एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ लेता है एग्जाम में वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो वाद था क्या था। ऐसे पूछ लेता है जो आपका मेनका गांधी वाद था भारत संघ का, वो क्या था। मिनरवा मिल्स का केस आ जाता है। तो भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में जो भी महत्वपूर्ण वाद हुए हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक डिसीजन आया है, उस पर ये क्लास रहेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, सरल सहज भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए, अगर मैं अपने देश की बात करता हूँ भारत की, तो भारत में देखिए आपका संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, जो हमारा देश है भारत, किसके हिसाब से चलेगा? वो संविधान के हिसाब से। जो संविधान है, तो संविधान की सर्वोच्चता है हमारे देश में, यानी कि संविधान सर्वोच्च है, उसी के अकॉर्डिंग सब चीज़ चल रहा है ना देश में। लॉ एंड ऑर्डर जो भी चीज़ें चल रही है, और इस संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखने के लिए, ठीक है, इस संविधान की सर्वोच्चता को कायम रखने के लिए इसका एक रक्षक भी है, संविधान का रक्षक है, जिसको हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के नाम से। तो संविधान का जो संरक्षक है या रक्षक है, वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो संविधान की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, संविधान संशोधन जब भी हुए, तो संविधान संशोधन प्रारंभ से ही संसद और न्यायालय के बीच एक विवाद का विषय बना रहा हमेशा से। आप देखेंगे आर्टिकल 368 शक्ति देता है संसद को संविधान में संशोधन करने का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13, जो कि न्यायपालिका को संविधान संशोधन की न्यायिक समीक्षा का अधिकार भी देता है। यानी कि जो भी हमारा संविधान संशोधन हुआ है, आर्टिकल 13 के तहत जो हमारा न्यायपालिका है, वो उसकी समीक्षा कर सकता है। ठीक है, उसको रिव्यू कर सकता है। तो ये बड़ी एक खूबसूरती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आज हम इसी में देखेंगे कुछ ऐसे ऐतिहासिक वाद आए, खासकर जो हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद था। ये एक माइलस्टोन साबित हुआ, जिसने आपके मौलिक अधिकारों को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। है ना, आज जो हमारे फंडामेंटल राइट है, उन फंडामेंटल राइट में केवल इमरजेंसी के टाइम वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन ख़त्म नहीं किए जा सकते। ये आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में। तो क्यों ऐसा हुआ, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही, इस क्लास में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला हमारा वाद रहेगा, देखिए दो टाइप से क्वेश्चन बनेंगे इसमें, आपको दो तरीके से यहाँ पर चीज़ें याद होंगी। पहला तो जो वाद था वो क्या था और ये कब हुआ था। कई बार ऐसे आता था कि जो वाद था किससे संबंधित था, सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि आपका एक तरफ वाद पूछ लेगा, दूसरी तरफ आपको वर्ष दे देगा। ठीक है, या एक तरफ आपका वाद दे देगा, दूसरी तरफ उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन थे वो दे देगा। तो आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा। ठीक है, या उसकी पृष्ठभूमि से क्वेश्चन बना लेगा। तो फटाफट पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। ये जो वाद थे स्वतंत्र भारत के प्रमुख वाद, मैं इसको इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ ऐतिहासिक फैसले दिए, जो बाद में मील के पत्थर कह सकते हैं या लकीर बने। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला वाद देखिए, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951। क्या था भैया ये? तो 1951 में ये वाद दायर किया गया था। शंकरी प्रसाद ये नाम है एक व्यक्ति का, जो कि वेस्ट बंगाल का एक क्या था, जमींदार था। ठीक है, जमींदार। तो आप सभी को पता है जमींदार के पास बहुत सी ज़मीन होती थी। अब जो हमारा वेस्ट बंगाल की सरकार थी, तो वेस्ट बंगाल सरकार ने क्या किया, जिन भी जमींदारों के पास ज़्यादा भूमि थी, तो उन भूमियों को जमींदारों से लेकर जो भूमिहीन थे उनको आवंटित करने की दिशा में काम करना शुरू किया। है ना, और इससे क्या हुआ, यानी कि
इससे क्या हुआ कि जो भूमिहीन थे उनको तो ज़मीन मिलती एक बेहतरीन चीज़ हो रही थी, लेकिन ज़मींदारों को लगने लगा कि यार हमारी जो ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन उस समय क्या थी, ज़मीन हमारी क्या है, एक अचल संपत्ति है। ज़मीन क्या है, अचल संपत्ति है, ठीक है, अचल संपत्ति जो चल नहीं सकती। बट संपत्ति जो था हमारा क्या था, फंडामेंटल राइट था। संपत्ति का अधिकार आपको पता है जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा केशवानंद भारती वाद के बाद का, तब तक हमारे देश में संपत्ति का अधिकार भी क्या था, एक मौलिक अधिकार था आर्टिकल 31 के तहत। इसमें क्लॉज भी थे फिर 31A 31B। तो अनुच्छेद 31 हर नागरिक को ये प्रावधान देता था कि उनको संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, बाद में जब हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद फिर 6 ही मौलिक मौलिक अधिकार रहेंगे, ठीक है। तो ये रीज़न था। अब देखिए जमींदार हमारा सुप्रीम कोर्ट में गया, जमींदार का भी पॉइंट बिल्कुल वैलिड था कि भैया मेरी जो ज़मीन है मेरे बिना पूछ के सरकार अपनी ज़बरदस्ती से थोप रही है और हमारी ज़मीन छीनी जा रही है हमसे, ये गलत है। और मेरे जो आर्टिकल 19 है और साथ ही जो आर्टिकल 31 है इसका वायलेशन हो रहा है, ठीक है। ये बोला किसने, शंकरी प्रसाद ने कोर्ट में जाके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भैया यहाँ पर एक ऐतिहासिक डिसीजन दिया और उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट क्या दिया था वो आप समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया कि संसद जो पार्लियामेंट है, संसद निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा, संसद निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों सहित, ध्यान से समझिएगा, देखिए मूल अधिकारों सहित, मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा हिस्टोरिकल जजमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पार्लियामेंट है भाई, पार्लियामेंट को जो प्रोसेस दी गई यानी कि आर्टिकल 368 दिया गया उसके तहत मूल अधिकारों के साथ साथ वो संसद जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसको हम ऐतिहासिक डिसीजन क्यों बोले, क्योंकि इसी के बाद हमारा क्या हुआ, पहला संविधान संशोधन 1951 का जो फर्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसकी नींव पड़ी इसी जजमेंट से, ठीक है। और इस जजमेंट का फायदा ये हुआ, जितने भी उस समय भारतीय राज्य थे उनको जमींदारी उन्मूलन करने की अनुमति मिल गई। जमींदारी उन्मूलन का फिर हमारा कानून भी आता है ना, तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो लाया गया उसकी अनुमति मिल गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, शंकरी प्रसाद ये केस हार गया। शंकरी प्रसाद को ये बोला गया कि संसद भैया कुछ भी कर सकती है, संविधान में किसी भी प्रकार से संशोधन कर सकती है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951, ठीक है। अब देखिए प्रोज भी है कॉन्स भी है। बात करें फायदा क्या हुआ, तो फायदा उन भूमिहीनों को हुआ क्योंकि जमींदारों के पास बहुत सी भूमि थी और कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत मेहनत करते थे लेकिन ज़मीन नहीं थी उनके पास, अपनी आइडेंटिटी नहीं थी, क्योंकि ज़मीन क्या होती है, आपकी एक पहचान भी होती है। तो इससे उनको फ़ायदा मिला। और नुकसान क्या हुआ, जितने भी जमींदार थे बड़े बड़े उनकी ज़मीन जब्त कर ली गई, छीन ली गई, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें हुई थी। दूसरा वाद है देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। अब ये जो वाद है भाई जस्ट अपोजिट है शंकरी प्रसाद वाद का। शंकरी प्रसाद वाद में संसद ने क्या बोला, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि संसद एक निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा मूल अधिकारों के साथ साथ किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। जबकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये निर्णय दिया कि संसद जो है पार्लियामेंट, संसद संविधान के किसी मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती। संसद संविधान के किसी मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती, मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखिए जस्ट उल्टा हो गया ना, ऊपर बोला कि सीमित कर सकती है, अब यहाँ बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट की सीमित नहीं कर सकती, ठीक है। अब इसका भी रीज़न था, गोलकनाथ जो थे पंजाब राज्य के थे, दो भाई थे गोलकनाथ वगैरह, तो इनकी 500 एकड़ की ज़मीन थी। अब पंजाब सरकार का एक अधिनियम आता है उस समय 1953 में, 1953 में पंजाब गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई जिसका नाम था पंजाब भूमि सुधार एवं काश्तकारी अधिनियम। और इसके अंतर्गत ये बोला गया जिन भी जमींदारों के पास
30 एकड़ से ज़्यादा भूमि है, केवल 30 एकड़ भूमि उनको देने के बाद जो बची हुई भूमि है वो सरकार में समायोजित कर ली जाएगी। और इस सरकार के जो एक्ट आया था सरकार का, पंजाब भूमि सुधार और काश्तकारी अधिनियम 1953, इसके खिलाफ गोलकनाथ बंधु कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जो डिसीजन दिया उसमें बोला कि संसद जो है संविधान के किसी मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती। ठीक है, संसद को ये राइट नहीं दिया गया है कि वो जब चाहे अपनी मनमानी करेगी। और इस डिसीजन ने शंकरी प्रसाद वाले मामले को पलट दिया। शंकरी प्रसाद मामले को पलट दिया। इसमें किसकी जीत हुई होगी? फिर गोलकनाथ की इसमें जीत हो गई। शंकरी प्रसाद मामले को पलट दिया। ठीक है, पलट दिया। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद जब हो रहा है उस समय भी आप देखेंगे आर्टिकल 31 के तहत संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है अभी भी। और देखिए मूल अधिकारों में सीमित, उन मूल अधिकार को सीमित यानी कि संशोधित या कम नहीं किया जा सकता। ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट को आप कम या संशोधित नहीं कर सकते। और यहाँ पर गोलकनाथ की जीत हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जब ये दो वाद हुए देश में, इसके बाद एक ऐसा वाद आएगा, एक ऐसा यहाँ पर हमारा केस आएगा जिसने पूरी दशा और दिशा बदल दी और आपके जो फंडामेंटल राइट है उनको हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। और इस वाद का नाम था, इंडिया का मोस्ट पॉपुलर केस हम इसको बोलते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973। तो केशवानंद जो थे भाई, ये केरल में एक मठ था, मठ के स्वामी थे, जैसे बाबा होते हैं ना, बाबा जी, तो स्वामी थे किसी मठ के। अब केरल सरकार ने भी क्या किया, जैसे पंजाब सरकार का एक भूमि सुधार और काश्तकारी अधिनियम आया, ऐसे ही केरला गवर्नमेंट का भी एक अधिनियम आया भूमि सुधार को लेकर। और उसमें मठ की, क्योंकि देखिए जो मठ मंदिर होते हैं उनके पास बहुत सी ज़मीन होती है, तो केरला गवर्नमेंट ने इनकी ज़मीन को एक्वायर कर लिया। ठीक है, ऐसा बोला गया सरकार के द्वारा वहाँ पे कि जो आपकी ज़मीन है इसको हम डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि आपकी ज़मीन पर विकास कार्य होंगे। और राज्य सरकार अगर कोई विकास कार्य कर रही है उसमें आप बाधा डालेंगे तो ये अनुचित है। तो मठ के स्वामी और केरला गवर्नमेंट दोनों पहुंच गए केरला हाई कोर्ट में। और केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन दिया केरला गवर्नमेंट के पक्ष में। उन्होंने बोला केरल गवर्नमेंट जो है उसने ज़मीन का जो अधिग्रहण किया है वो सही है। ठीक है, तो मठ के स्वामी जो केशवानंद जी थे ये पहुंच गए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर की और हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया इन्होंने। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ देखिए, आपका सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसीजन दिया कि संविधान की प्रस्तावनाओं में संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। 13 जजों की इसमें बेंच बैठी। 13 जजों की बेंच में देखिए, इसमें जो बेंच बैठी थी इसमें आपका 6-7 का डिसीजन आया। 6 जजों ने यहाँ पर हमारा केशवानंद भारती का जो राइट था उसको सही माना, 7 जजों ने केरला गवर्नमेंट ने जो काम किया था उसको सही माना। यानी कि डिसीजन किसके पास चले गया? डिसीजन चले गया हमारे किसके हक में? केरला सरकार के हक में। और केशवानंद भारती की यहाँ पर क्या हुई? केशवानंद भारती केस हार गए। ठीक है, और देखिए इसको हम भारत का नंबर 1 केस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहीं पर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये ऐतिहासिक डिसीजन दिया कि संविधान की प्रस्तावना वगैरह में संशोधन हो सकता है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ठीक है, संविधान का जो मूल ढांचा है इसको छेड़ा नहीं जा सकता। क्लियर? यानी कि आर्टिकल 368 जो है, 368 संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को व्यापक रखता है लेकिन असीमित नहीं है। मतलब संसद के पास शक्ति तो है अमेंडमेंट करने की, बट लिमिटलेस पावर्स नहीं है कि आप भाई जो चाहे वो कर लो। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप ऐसा संशोधन, संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि सिंपली भाषा में मैं बोलूँ तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट कोई ऐसा डिसीजन नहीं कर सकती जिससे कि संविधान के मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका केशवानंद भारती का जो था भाई, आपका जो केस था बहुत महत्वपूर्ण केस माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए भारतीय संविधान में कहीं भी मूल ढांचे का उल्लेख तो है नहीं, लेकिन संविधान में जो मूल ढांचे के तत्व माने जाते हैं वो कौन कौन से तत्व हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो कई बार हमने सुना है कि केशवानंद भारती में यही आया था, जो डिसीजन आया था कि भैया संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ठीक है, और उसके के बाद विलोपन भी होता है, जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, अमेंडमेंट आएगा गवर्नमेंट का।
और उसके बाद विलोपन कर दिया जाता है हमारा आर्टिकल 31 का, और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर इस केस के पश्चात एक विधिक अधिकार बना दिया जाता है। ठीक है, अब जो मैंने बोला संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना है उसमें संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि भारत में संविधान सर्वोच्च होगा, उसके आगे ना संसद है ना न्यायपालिका है, सबसे ऊपर है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा देखिए विधि का शासन, यानी कि जो हमारा कानून का शासन होता है, कानून के हिसाब से शासन चलता है, ये हमारा मूल ढांचे में आता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, ठीक है, जुडिशियल जो रिव्यू होता है इसकी शक्ति हो गई। उसके अलावा देखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर आधारित लोकतंत्र होना चाहिए, ये मूल ढांचा है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा फ्रीडम ऑफ जुडिशरी हम कह सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना में निहित जो उद्देश्य हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, केंद्र और राज्य का जो शक्ति पृथक्करण किया गया इसका सिद्धांत, संघवाद जो हमने कल पढ़ा, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर साथ काम करेंगे, इस पे भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ये मूल ढांचे का विषय है। पंथ निरपेक्षता, यानी कि कोई भी एक विशेष धर्म पंथ आदि को यहाँ पे मानता नहीं होगी, क्योंकि इंडिया क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। राष्ट्र की अखंड एकता और अखंडता, यूनिटी और जो हमारी अखंडता है, ठीक है। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में एक रूपता, संसदीय शासन प्रणाली, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, लोक कल्याणकारी राज्य जिसको हम बोलते हैं आपका नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। लोक कल्याणकारी राज्य का जो हमारा कॉन्सेप्ट आया है वो नीति निर्देशक तत्व से आया है, डीपीएसपी से, ठीक है। और लास्ट देखिए सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की संकल्पना। तो कहीं पर भी देखिए भारतीय संविधान में मूल ढांचे में क्या चीजें हैं इसका जिक्र नहीं है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद में संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की, और विभिन्न जो डिसीजन आए उसके आधार पर हम इन तत्वों को संविधान का मूल ढांचा निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है संविधान का मूल ढांचा, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या छेड़छाड़ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नहीं कर सकती, यही जजमेंट था केशवानंद भारती वाद में, ठीक है। और इसी के तहत भाई जो हमको फंडामेंटल राइट मिले हैं, आज तक हमारे फंडामेंटल राइट की वजह से हम इस लोकतंत्र में इतना मजबूत हैं। आपको देखो जीने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, विधि के समक्ष समता का अधिकार है ना, जितने भी हमको फंडामेंटल राइट मिले हैं तो वो इसी की बदौलत है, नहीं तो उसमें भी संशोधन हो जाता। देश में इमरजेंसी लगी, सरकारें काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे सरकारें रही, ठीक है, ऐसी भी सरकारें आई जिन्होंने अपने निजी हित में काम किया। तो इस प्रकार से अगर देश में हो रहा था तो देश की जनता की आवाज़ दबाने के लिए फंडामेंटल राइट्स के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती थी 1973 के बाद। बट केशवानंद भारती बनाम इंडिया जो केस था इसने पूरी चीज़ें क्लियर कर दी और हमारे फंडामेंटल राइट्स की कह सकते हैं गारंटी दे दी। यही था। अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से बनेगा, भारत में किस केस ने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी प्रदान की, तो ये होगा आपका आंसर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए अगला देखिए, मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद, ठीक है। तो मेनका गांधी थी उसमें पत्रकार, ठीक है, और पत्रकार थी ये। मेनका गांधी के साथ क्या हुआ 1977 में, क्या हुआ 1977 में मेनका गांधी का क्या किया गया, पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, ठीक है। इनका पासपोर्ट 1977 या 78 की बात है, इनका पासपोर्ट जब्त कर दिया गया। किसके द्वारा? उसमें देश में जनता दल की सरकार थी, जनता दल, ठीक है। तो जनता दल की सरकार थी तो इनका पासपोर्ट जब्त हो गया। तो मेनका गांधी ने एक जनहित याचिका दायर की। जनहित याचिका तो समझते हैं ना आप, PIL, ठीक है, जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसको कहा जाता है। तो PIL को मतलब दायर किया मेनका गांधी ने, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में, और बोला कि ये मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मौलिक अधिकारों में देखिए मेरा आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, आर्टिकल 19 यानी कि मेरी अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, और आर्टिकल 21 यानी कि मेरे जीवन के अधिकार या जीने के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। यानी कि जबरन मेरा जो पासपोर्ट है इसको जब्त किया गया है ताकि मैं विदेश यात्रा ना कर पाऊँ। जनता पार्टी ने ऐसा एक वाद दायर किया गया मेनका गांधी के द्वारा, और यहीं पर फिर हमारा क्या हुआ, इस वाद में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, ठीक है, प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? जब तक वह प्रक्रिया निष्पक्ष
निष्पक्ष, उचित व न्याय संगत न हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था वो मेनका गांधी के फेवर में गया, और मेनका गांधी के फेवर में जाने के साथ सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि भैया जो कानून है, कानून के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, यानी कि जो पर्सनल लिबर्टी है, उसको बैन नहीं किया जा सकता जब तक वह प्रक्रिया निष्पक्ष है। ठीक है, निष्पक्ष होनी चाहिए, साथ ही उचित या न्याय संगत ना हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ना हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे जबरन उनका पासपोर्ट जब्त किया गया, मतलब मनसा थी। आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो एक सरकार विशेष किसी दूसरे व्यक्ति के पीछे पड़ जाती है। आज देश में आप देखते हैं ना, कहीं पे मन चाही ईडी का प्रयोग आप देख रहे हैं, या मन चाही सीबीआई का प्रयोग देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, न्याय संगत है क्या वो? क्या वो निष्पक्ष तरीके से जांच करने के उद्देश्य से किया गया है? या मान लीजिए सरकार के खिलाफ कोई बोलता है, मीडिया हाउसेस को आप देख लो, तो मीडिया हाउसेस को किस प्रकार से यहाँ पर कंट्रोल किया गया है ना। तो समझ रहे हो ना, ये चीज़ें थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन आया था। ठीक है, मेनका गांधी वाला जो केस था, ये एक हिसाब से किससे संबंधित था? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित था। समानता, अभिव्यक्ति और जीवन के अधिकार की छेड़छाड़ इसमें मेनका गांधी ने वाद दायर किया गया था। ठीक है, चलिए अगला देखिए, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद। तो देखिए मिनर्वा मिल्स, मिल्स मतलब ये कारखाने से संबंधित केस है, और भारत और मिनर्वा मिल्स के बीच में ये केस हुआ था। हुआ क्या था कि जो मिनर्वा मिल्स थी थोड़ा लॉस में थी, तो गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि ये एक रुकनी कंपनी है। रुकनी का मतलब होता है एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और इसको हम एक्वायर कर रहे हैं विदाउट परमिशन ऑफ इन्वेस्टर, और जो भी वहाँ पे प्रबंधन कमेटी वगैरह रही होगी कंपनी की, उसके साथ कोई बिना विचार विमर्श किए हुए सरकार ने ये ऑर्डर निकाल दिया कि इस कंपनी का, इस फैक्ट्री का हम क्या कर रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं। जिसके खिलाफ मिनर्वा मिल्स वाले पहुंच गए कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल्स केस में ये डिसीजन दिया था, संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति, संसद की, यही स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। ये किस केस का निर्णय है, सीधे क्वेश्चन बनता था। अभी ये आपको मैं लिखा रहा हूँ, इसको आप नोट करिएगा। संसद की संविधान में संशोधन करने की, संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। ठीक है, मूल ढांचे को तो छोड़ दो, उसके अलावा भी अन्य अगर संशोधन करने हैं। ठीक है, और इसमें भी यही बोला गया, केशवानंद जो भारतीय हुआ था उसी को कंटिन्यू इसमें रखा गया, और यह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती, नहीं बदल सकती। अब तो केस किसके पक्ष में गया होगा, खुद ही सोचिए। ठीक है, यानी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला भाई कि संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। ठीक है, नहीं है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे नहीं है भी होना चाहिए, असीमित नहीं है। यानी कि फिर वही बात बोली गई इसमें कि भाई अपने मनमर्जी से तुम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, और संविधान के मूल ढांचे को तुम किसी भी प्रकार से नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को फटकार लगी, इस केस में भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये था मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद। चलिए अगला केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस, खासकर जो मुस्लिम महिलाएं थी उनके उत्थान से संबंधित एक केस है। ठीक है, मुस्लिम जो महिलाएं थी, मुस्लिम महिलाओं के उत्थान से, मुस्लिम महिलाओं के उत्थान से संबंधित एक केस है, यानी कि उनकी सामाजिक स्थिति को बेहतर किया इस केस ने। और केस का नाम है मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम वाद। तो शाहबानो केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, आप सभी को पता है, जब भी हमारे, देखिए मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉ हैं, हिंदूज़ के अपने पर्सनल लॉ हैं। केवल उत्तराखंड एक ऐसा राज्य बना है जिसने यूसीसी लागू किया है, गोवा में पहले से है ना। तो यूसीसी क्या होता है? यूसीसी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। यहाँ पर किसी भी धर्म विशेष के लिए कोई भी पर्सनल लॉ नहीं होते। जितने भी धर्म के लोग होंगे उनके लिए सेम कानून होगा, सेम मैरिज एक्ट होगा, सेम डाइवोर्स का संबंधित प्रक्रियाएं होंगी, सेम उत्तराधिकार का नियम होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी नियम सेम होंगे। तो ये हमारा यूसीसी में है। लेकिन पर्सनल लॉ की वजह से मुस्लिम महिलाओं को क्या होता था, पहले जब भी मुस्लिम महिलाओं का तलाक होता था तो उनको अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता, यानी कि मेंटेनेंस का खर्चा नहीं मिलता था। लेकिन एक केस किया गया शाहबानो बेगम के द्वारा 1985 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक जजमेंट दिया और बोला कि एक तलाकशुदा, क्या बोला इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को, मुस्लिम महिला को पूर्व पति से, ठीक है, पूर्व पति से
गुजारे भत्ते का हक होगा, ठीक है, हक होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगी, अगर उसके पास पर्याप्त साधन ना हो, अगर उसके पास पर्याप्त साधन मतलब उसके पास मतलब सफिशेंट रिसोर्सेज ना हो। कहने का मतलब कोई ऐसी औरत, मुस्लिम औरत, मान लीजिए वो नौकरी भी नहीं करती, घरेलू हाउसवाइफ थी, ठीक है, हाउसवाइफ थी, और सडनली उसके पति ने 3 बार तलाक 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 बोला, उसको तलाक दे दिया, दूसरी नई शादी कर ली, क्योंकि मुस्लिम लॉ में ये है कि वो शादी कितनी भी बार कर सकते हैं तलाक के बाद। तो इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में तो ये होता है कि अगर पहली बीवी को आपने तलाक दिया है तो उसको गुजारा भत्ता देना होगा, एलुमनी देनी होगी, ठीक है, और गुजारा भत्ता भी देना होता है, और तलाक के बाद ही दूसरा विवाह कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लॉ में ये नहीं था, लेकिन इस ऐतिहासिक केस ने मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता देने के योग्य बनाया। यानी कि फिर इस केस के बाद सभी मुस्लिम महिलाओं को, अगर वो वाद दायर करती थी अपने मेंटेनेंस के लिए, तो उनको मेंटेनेंस देना आवश्यक होता था उनके एक्स हस्बैंड के लिए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज था, क्योंकि एक पर्सनल लॉ, माफ़ कीजिएगा, एक पर्सनल जो हमारे लॉ है, माफ़ कीजिए, पर्सनल लॉ जो हमारे किसी रिलीजन का, उसको बदल के उसके अंदर से एक आवाज़ उठा के इस महिला ने इतना बड़ा कदम उठाया, तो बहुत प्रशंसनीय था। और इस डिसीजन ने, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी नोट करेंगे, इस मामले ने यूसीसी को रेखांकित किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भैया यूसीसी लाओ। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को या सरकार को ये एक मतलब कह सकते हैं कि संदेश दिया कि यूसीसी लाओ ऐसे मैटर से बचने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि भारत में किस मामले ने यूसीसी को रेखांकित किया था, तो भारत का कौन सा मामला था, तो आपको याद रखना है आपका मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम केस 1985, यूसीसी को इसी ने रेखांकित किया। चलिए अगला वाद है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद। तो ये भाई 1992 का वाद है, ये रिजर्वेशन के खिलाफ था। आप सभी को पता है मंडल कमीशन बना था, मंडल कमीशन ने ओबीसी रिजर्वेशन बनाया था। वो जो ओबीसी रिजर्वेशन की संस्तुति की थी, लगभग 50% से ऊपर ओबीसी रिजर्वेशन जा रहा था, क्योंकि इसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि देश में लगभग ओबीसी की आबादी 52% है। तो जैसे ये बात सामने आई, संस्तुति होने लगी इस बात की, तो इंदिरा साहनी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया कि जो हमारा इतना अगर रिजर्वेशन होता है पहले से, एससी एसटी रिजर्वेशन देश में है, तो रिजर्वेशन तो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि जो सवर्ण है, जो जनरल कैटेगरी है भाई, उसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन की बात बोली, 27% आरक्षण, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू होगा। दूसरा इसमें क्या बोला कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू तो होगा, बट इसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा दी गई। क्रीमी लेयर का मतलब ये था कि ऐसा कोई भी ओबीसी वाला परिवार या व्यक्ति विशेष जिसकी सालाना आय अगर 8 लाख से ऊपर होगी, वर्तमान समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको अपनी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। मान लो कोई ओबीसी फैमिली है, उसमें 2 लोग सरकारी नौकरी में है, माता और पिता। मान लीजिए मेरे पिताजी आर्मी में है और मेरी माता टीचर है, मान लो पिताजी की एनुअल इनकम है 10 लाख, माता जी की भी 10 लाख है, तो मेरी एनुअल इनकम कितनी हो गई फैमिली की, 20 लाख, और मैं लेकिन ओबीसी हूँ, ठीक है, उत्तराखंडी या सेंट्रल ओबीसी। तो यहाँ पर मुझे क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, क्योंकि जो एक लिमिट बनाई गई है इसकी, तो उससे मैं ऊपर हो गया, तो अब मुझे रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि मैं ओबीसी हूँ, बट मैं आपको जनरल में काउंट दूंगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण तो लागू करा जाए, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका क्रीमी लेयर की अवधारणा होगी, और साथ ही सरकार को आरक्षण की कुल सीमा 50% सीमित करनी होगी। सरकार को आरक्षण की सीमा, यानी कि जो रिजर्वेशन होगा वो 50% तक सीमित कर दिया यहाँ पे, ठीक है, 50% सीमित हो गया आरक्षण, इसी इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद की वजह से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक केस था और रिजर्वेशन के मामले में, ठीक है। अगर ये आवाज़ उसमें नहीं उठाई जाती तो एक रिजर्वेशन का बहुत बड़ा मतलब हिस्सा ओबीसी कैटेगरी को दिया जाता, और फिर मान के चलिए अगर ये 50% वाला लिमिटेशन नहीं आती तो 75 से 80% तक चले जाता हमारा रिजर्वेशन, और जनरल के लिए मात्र 100 में से 20 सीटें बचती। जनरल फिर अल्पसंख्यक हो जाता है एक हिसाब से, समझ रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें थी। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद समझ पाए होंगे आप। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वाद था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997, ठीक है। तो इस वाद में देखिए आपका बहुत महत्वपूर्ण ये वाद है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था किसके लिए, महिलाओं के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या निर्णय दिया, कार्यस्थल पर
यौन उत्पीड़न रोकने के लिए था ये, यौन उत्पीड़न किसका, महिलाओं का, ठीक है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए, रोकने के लिए दिशा निर्देश दिए गए इसमें सरकार को, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या था, देखिए हुआ क्या था, राजस्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका नाम था भंवरी देवी, भंवरी देवी। और ये जो सामाजिक कार्यकर्ता थी भंवरी देवी, ये बाल विवाह का विरोध करती थी, बोलती थी कि बाल जो विवाह है, बच्चों का विवाह है, गलत है। लेकिन भंवरी देवी या क्या हुई वहाँ पे, समाज के कुछ ऐसे रूढ़िवादी लोगों का शिकार हुई, और समाज के कुछ लोगों ने मिलकर भंवरी देवी जी के साथ क्या किया, सामूहिक दुष्कर्म किया, यानी कि गैंग रेप हो गया इनका, ठीक है। और इससे औरतों का जो समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, समाज में जो आगे आती हैं, अपनी भागीदारी देती हैं और समाज को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, तो कार्यस्थल पे उनके साथ एक ऐसी नृशंस घटना होना कहीं ना कहीं महिलाओं का इस समाज में, कह सकते हैं ना, उनकी सुरक्षा के प्रति खतरा था। तो इसको देखते हुए विशाखा ने राजस्थान सरकार, मतलब राजस्थान सरकार के खिलाफ एक वाद दायर किया था हाई कोर्ट में। बाद में ये वाद गया था हमारा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में ये डिसीजन दिया कि कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी, और सरकार को आदेश भी दिया कि इससे संबंधित कानूनों को बनाया जाए। और इसी के बाद दोस्तों क्या हुआ था, इसी कानून के बाद हमारा एक अधिनियम आया था जिसका नाम है महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का संरक्षण, संरक्षण अधिनियम, महिलाओं का संरक्षण, ठीक है। संरक्षण में क्या क्या चीज़ें, देखिए महिलाओं का संरक्षण, रोकथाम, रोकथाम, निषेध, निवारण अधिनियम, निवारण एक्ट बोलेंगे 2013। तो इसकी जो नींव रखी गई, देखिए महिलाओं का संरक्षण एक अधिनियम है जो कि रोकथाम लगाता है, कार्यस्थल पर इनके साथ किसी भी प्रकार का यौन उत्पीड़न या हिंसा निषेध करता है, उसका निवारण भी करता है। तो ये एक्ट 2013 का है। इस एक्ट की जो नींव पड़ी, यानी कि जो इसकी फाउंडेशन थी, वो फाउंडेशन वाला केस माना जाता है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य केस। डायरेक्ट क्वेश्चन आयोग घुमा के पूछेगा कि भारत में यौन उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 किस केस की उपज था, ठीक है। किस केस की, मतलब किस केस की उपज था, तो किससे ये निकला, तो ये निकला इस केस से। तो इसी से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। अगला केस है, देखिए लिली थॉमस बनाम भारत संघवाद 2013। ये जो केस आया था इसमें था आपका चुनावी सुधार से संबंधित केस था ये, ठीक है। चुनावी सुधार से संबंधित केस, चुनावी सुधार से संबंधित केस था। ज़्यादा इसमें जाएंगे नहीं डिटेल में, ठीक है। इसमें क्या था कि मान लीजिए कोई भी विधायक है, कोई भी हमारा जनसेवक है जिसको हम चुनते हैं, अगर देखिए उसको कोई भी किसी भी अपराध में अगर उसको सज़ा होती है, ठीक है, तो किसी भी अगर उसको अपराध में सज़ा होती है तो कम से कम उसको 2 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया जाए, और उसके साथ साथ उसको तत्काल अपने पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाए, और अगले 6 साल तक उसके चुनाव लगने पर रोक लगा दी जाए। ऐसा इसमें हमारा बोला गया था, ठीक है। हालांकि देखिए ये जो आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया था, बट इसमें काफ़ी चीज़ें फिर ऊपर नीचे हुई। तो बस आपको इतना याद रखना कि लिली थॉमस बनाम भारत संघ जो वाद था, ये भारत में चुनावी सुधारों से संबंधित था, ठीक है। चुनावी सुधारों से संबंधित था ये, यानी कि इलेक्शन इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड था, बस इतना याद रखें। अगला केस है, देखिए न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद 2017। तो न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी जो केस था, ये आपका संबंधित था किससे, राइट टू प्राइवेसी से, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी को बोलते हैं हिंदी में निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, ठीक है। तो इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भारत में जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार एक मूल अधिकार है, मूल अधिकार है जिसे जिसे अनुच्छेद अनुच्छेद 21 से संरक्षण प्राप्त है, आर्टिकल 21 से संरक्षण प्राप्त है, ठीक है। ये बोला गया किसके द्वारा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया, ठीक है। तो यानी कि 2013 में हुआ क्या था, देखिए थोड़ा समझिए पृष्ठभूमि क्या थी इसकी। 2013 में जो हमारा आधार कार्ड था, आधार कार्ड देखिए उसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी और एक PIL दायर की गई थी। अगर आधार कार्ड की देखिए हर जगह मांग होने लगी, आधार कार्ड का उपयोग हर जगह किया जाने लगा, तो क्या
ये एक आम आदमी की निजता का दुरुपयोग नहीं है। आधार कार्ड में तो मेरा पूरा बायोडाटा है, मेरा नाम है, मेरे पापा का नाम है, मेरे गांव का नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है नहीं, मेरा मेरा एक पर्सनल आइडेंटिटी है, उसका तुम कहीं भी यूज कर लो खुल्लम खुल्ला। मतलब एक मान के चलो, मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ नॉर्मली, तो उसके यूज को लेकर, ठीक है, उस समय देखिए गवर्नमेंट ने भी सीमित किया था एलपीजी सिलेंडर भरने के लिए कुछ सरकारी कार्यक्रमों में एज अ आईडी के तौर पे उसको उपयोग करने में, ठीक है। तो आज भी आप आधार देखेंगे कि आधार कोई आपका एक लीगल सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट नहीं है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आधार कार्ड आपको भारत की नागरिकता नहीं देता, ये खाली एक पहचान पत्र है। तो इसी के तहत एक हमारा न्यायमूर्ति के एस पुट्टा स्वामी ने केस दायर किया था, पीआईएल दायर की, और फिर फाइनली इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत में सभी नागरिकों को आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार है, ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कोई अकेला रहना चाहता है तो उसको अकेला रहना देना एक निजता का अधिकार है। और मान लीजिए कोई किसी भी तरीके से जीना चाहता है, और हालांकि वो समाज के खिलाफ नहीं होना चाहिए, या मान लीजिए वो हिंसाग्रस्त काम कर रहा है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई कैसे भी जी सकता है और किसी की भी निजता से छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए। मान लीजिए निजता से छेड़छाड़ किया, आप मान लीजिए कोई आपका बिना पूछे वीडियो बना दे रहा है, सोशल मीडिया पे उसको प्रसारित प्रचारित कर रहा है आपकी विदाउट परमिशन, तो वो एक वायलेशन हो जाएगा प्राइवेसी का, ठीक है। आपकी परमिशन के साथ कोई करे तो ठीक है, जब आप परमिशन नहीं, तो इस प्रकार से आपकी प्राइवेसी को बचाने के लिए ये डिसीजन दिया गया था, ठीक है, पुट्टा स्वामी वाला। चलिए अगला देखिए, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद 2018, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक वाद है, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद। तो देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था किसके लिए, जो समलैंगिक होते हैं, समलैंगिक जो संबंध हैं, इसमें ये बोला गया, इसका जो डिसीजन आया था 6 सितंबर 2018 को ये डिसीजन आया। और इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर दो एडल्ट, ठीक है, दो अगर वयस्क हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, वो तो वयस्कों के बीच आपसी सहमति से समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा डिसीजन आया था, स्पेशली आप एक कम्युनिटी सुनते होंगे, ठीक है, LGBTQ, ठीक है, LGBTQ एक कम्युनिटी होती है ना, तो इस कम्युनिटी को कहीं ना कहीं एक लीगल राइट दिया गया इस डिसीजन के द्वारा, कानूनी अधिकार दिया गया। और इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर एडल्ट के बीच अगर म्यूचुअल कंसेंट है, और म्यूचुअल कंसेंट के बाद वो अगर फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो अपराध नहीं होगा। और इस डिसीजन ने आर्टिकल आईपीसी की जो धारा थी, आईपीसी की धारा 377, तो आईपीसी की धारा 377 जो कि समलैंगिक संबंधों को अपराध मानता था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, बोला कि ये हमारा क्या है, असंवैधानिक है, ये धारा को ख़त्म करो। 377 धारा जो है ये आपका क्या है, असंवैधानिक है। और इस केस में ये बोला गया कि अगर दो वयस्क लोग हैं, कोई दो गे कम्युनिटी के लोग हैं, दो लेस्बियन हैं, ठीक है, इसके अलावा जो हमारे बायोसेक्सुअल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, अगर वो म्यूचुअल कंसेंट से रिलेशन बनाते हैं, तो उसको हम गलत नहीं मानेंगे, वो किसी भी प्रकार का अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन वयस्क इसमें कंडीशन रखी गई, मतलब 18+ एज होनी चाहिए। अगर इससे नीचे होगा तो फिर वही चीज़ें होंगी जैसा हमारा नॉर्मली होता है, ठीक है। तो ये हमारा बोला गया था इस वाद में, तो एक महत्वपूर्ण वाद था ये भी। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से निकल के आएगा कि भारत में किस वाद ने आर्टिकल 300 आईपीसी की धारा 377 को नल एंड वॉइड किया था। तो आपको याद रखना, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ वाद, ठीक है। तो ये हो गए भाई भारत के कुछ महत्वपूर्ण वाद। अब देखिए एक वाद इसमें रह गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरे से रह गया हो, और इसको आप नोट करेंगे, सायरा बानो वाद। इसको कौन भूल सकता है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा ना सायरो बाना, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कौन सा, शाहबानो केस, जिसमें डाइवोर्सी मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता का हक दिया गया था। तो ऐसे ही सायरा बानो का जो केस था, ये भी देश में एक ऐतिहासिक फैसला बन गया, क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इस वाद में, सायरा बानो केस में, जो 3 तलाक है देश में, ये असंवैधानिक है, 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया, ठीक है। पहले आपको पता ही था मुस्लिम कम्युनिटी में क्या होता है, अगर शौहर अपनी
पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोले तो डाइवोर्स माना जाता है। इवन वो अगर फ़ोन में मैसेज करके भी डाइवोर्स 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 लिख दे तो तलाक माना जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार से वो 3 बार तलाक 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 शब्द बोल दे तो उसका तलाक हो जाता है, इतने आसानी से। बताओ अब ये कोई बात है? तो इसको असंवैधानिक घोषित किया और इसका पूरा क्रेडिट आता है सायरा बानो को, ठीक है। और ये जो केस था, ये जजमेंट था, ये बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट बन गया, क्योंकि इसे जो ये 3 तलाक था ना, इसको असंवैधानिक क्यों माना गया? रीज़न क्या था? क्योंकि ये वायलेशन करता था भाई आर्टिकल 14, 15 और 21 का, ठीक है। आर्टिकल 14 यानी कि समानता का, राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी कहाँ है इसमें? मर्द का जब मन चाह रहा है वो तलाक 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 बोला और स्त्री को साइड कर दिया, ये कोई बात होती है? आर्टिकल 15 का भेदभाव का निषेध जो करता है, ये भेदभाव ही तो एक प्रकार का, पत्नी के पास भी या तो राइट होता है, वो भी बोलती है ऐसे, है ना। और तीसरा देखिए आर्टिकल 21, यानी कि जीने का अधिकार। आप तो उसके जीने का अधिकार ही छीन ले रहे हो मुस्लिम महिला का, तलाक तलाक बोल के। आपका जब मन होगा उससे शादी कर ली, जब हुआ तलाक कर लिया, उसके बाद फिर अगर दोबारा भी शादी करने तो उनकी एक प्रोसेस होती है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें हो रही थी। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये पाया कि जो 3 तलाक प्रथा है भारत में, वो हमारा क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या है, असंवैधानिक है। तो इसको एबॉलिश किया गया और ये केस स्वर्णिम इतिहास में दर्ज हो गया हमेशा के लिए, सायरा बानो केस। क्लियर? तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ मैं अपने जितनी मेरी क्षमता थी उस हिसाब से आपको समझा पाया हूँगा। और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता था, ठीक है, बट समय का अभाव रहता है और बहुत लेंदी क्लास में बनाना नहीं चाहता। वैसे भी काफ़ी लंबी क्लास बन चुकी है। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी जिन लोगों को भी पेड टेस्ट सीरीज़ लगानी है वो एप्लीकेशन स्टोर से 50+ फुल लेंथ एवरग्रीन टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी जल्दी मिलेंगे आपको। और किसी भी प्रकार, देखिए जीएस में अगर आपका इंटरेस्ट है तो एप्लीकेशन स्टोर पे ओनली जीएस की भी क्लास है, उसको आप इनरोल कर सकते हैं। आपका जो फंडामेंटल जीएस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर आदि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एडवांस टॉपिक जब उसमें ऐड होंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा उसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी, ध्यान रखिएगा अपना। बाकी संविधान के मूल ढांचे में शामिल जो चीज़ें हैं ये आपके सामने स्क्रीन पे, ठीक है। और महत्वपूर्ण निर्णयों के आधार पर माना जाता है कि ये संविधान का मूल ढांचा है जिससे छेड़छाड़ संसद नहीं कर सकती, संसद छेड़ नहीं सकती इतनी चीज़ों को, ठीक है। ये मूल ढांचे में आता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं इसको। जय हिंद, जय देवभूमि।